नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और आज है हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का सेशन नंबर 64। आज की जो टॉप 6 करंट स्टोरीज हैं हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग डब्ल्यूएचओ की। ईयूएल क्या होता है ये। दूसरा हम बात करेंगे गगनयान के ऊपर। तीसरा हम बात करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके ऊपर। फोर्थ, शून्य कैंपेन, नीति आयोग। बहुत दिनों के बाद नीति आयोग कुछ पिक्चर में आए हैं। फिफ्थ, हाइबोडोंट शार्क, and then नेशनल इंजीनियर्स डे, एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला जो हमारी सबसे पहली जो स्टोरी रहेगी वो है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ ने एक डिसीजन लिया है कि वो जो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जो है नाम जगह देने वाले हैं। मतलब बेसिकली क्या था कि कोवैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया था डब्ल्यूएचओ ने। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है और अगर आपने कोवैक्सीन ही लगवा रखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आप उस कंट्री में अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे, उस कंट्री में आपको लिया नहीं जाएगा, आप जा नहीं सकते, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसको मान्यता नहीं दी हुई है। तो अब इसी सिलसिले में डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जो भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसको हम मान्यता देने जा रहे हैं, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में उसको जगह देने जा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन कह लीजिए या फिर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग कह लीजिए, ये बहुत नेसेसरी होता है फॉर अ वैक्सीन कंपनी टू सप्लाई वैक्सीन्स टू ग्लोबल फैसिलिटीज सच एज कोवैक्स और इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट। सो फार 8 ऐसे वैक्सीन है जिनको ईयूएल मिला है डब्ल्यूएचओ से, राइट। और हाल फिलहाल भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है इस हफ्ते तक आ जाएगा, पहले नहीं था। ईयूएल होता क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें लिस्टिंग की जो इनकी जो प्रोसीजर होती है वो उनका एक पैमाना होता है कि पहले वो असेस करते हैं, फिर लिस्टिंग करते हैं। कैसे वैक्सीन की? अनलाइसेंस्ड वैक्सीन की। थेरेपेटिक्स एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स विद द अल्टीमेट एम ऑफ एक्सपीडिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स टू पीपल अफेक्टेड बाय अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि डब्ल्यूएचओ एकदम से इनको लाइसेंसिंग दे दे या ग्रांट कर दे, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इनको जगह दे दे, तो उसके कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं कि मान लीजिए बीमारी है, राइट, मैंने कुछ दवाई बनाई, मैंने कुछ वैक्सीन बनाई, अगर ये कहीं ना कहीं एक लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, या इस जो मैंने जो दवाई निकाली है या मैंने जो वैक्सीन निकाली है उसमें किसी तरीके का ऐसा पोटेंशियल रहा कि कुछ दूसरी अन्य बीमारी उससे हो सके, तो काफ़ी मतलब ये रिस्की भरा काम होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिस्क बेस्ड प्रोसीजर, राइट। तो काफ़ी रिस्की भरा काम होता है, इसीलिए देयर आर नो लाइसेंस प्रोडक्ट्स फॉर द इंडिकेशन फॉर अ क्रिटिकल सब पॉपुलेशन, राइट। दूसरा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग द डिजीज और प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स। अभी तक जितने वैक्सीन बने हैं तो ये है कि ये काम करेंगे, ऐसी एक वो लगाई जा रही है, एक अटकलें लगाई जा रही हैं, या कह लीजिए कि माना जा रहा है कि ये काम करेंगे, लेकिन अभी तक इनमें से किसी ने भी डिजीज को कम्प्लीटली इरेडिकेट या फिर जो भी आउटब्रेक्स हो रहे हैं, छोटे छोटे ही भले क्यों ना हो रहे हैं, उनको रोका नहीं है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इनको किसके साथ कंप्लायंस किया गया है? दिस हैज बीन कंप्लायंस विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, राइट। और एक फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इनको लेके आया गया है। द एप्लीकेंट्स अंडरटेक्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड अप्लाई फॉर द डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन वंस द प्रोडक्ट इज लाइसेंस। मैंने दवाई बना ली, मैंने वैक्सीन बना ली, मुझे लाइसेंस भी मिल गया, उसके बाद मैं फिर डब्ल्यूएचओ के प्री क्वालिफिकेशन या फिर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। फिर जैसे ही मुझे वहां से परमिशन मिल जाएगी डब्ल्यूएचओ से, देन इट कैन बी यूज फॉर द ग्लोबल पैरामीटर्स टू टू गिव द ग्लोबल फैसिलिटीज, राइट। या फिर इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट वगैरह में मैं इसमें काम कर सकता हूँ। क्लियर? अब डब्ल्यूएचओ की अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट मैं वेबसाइट से उठा के आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें कुछ फेजेस हैं इनके। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस फेज है, फिर इमरजेंसी फेज है, फिर पोस्ट लिस्टिंग फेज है। तो कुछ एक प्रॉपर इनका जो है क्राइटेरिया होता है, हर किसी को ये ग्रांट नहीं देते हैं ईयूएल में, या फिर प्री क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं। अभी तक टोटल कितने वैक्सीन को दिया गया है? 8। कोवैक्सीन को मिलने के साथ 9 हो जाएंगी। क्लियर है आपको? चलिए दूसरे स्टोरी पे चलते हैं। गगनयान। गगनयान से रिलेटेड ये बात आई है कि ऑस्ट्रेलिया अभी 2+2 डायलॉग मीट हुआ था, जिसमें आ, सभी देशों के जो इन दोनों देशों के स्पेस जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए थे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उसी ही 2+2 डायलॉग के तहत ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम भारत का जो गगनयान मिशन है उसके लिए हम मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और वो भी कहाँ से करेंगे? तो कोकोस कीलिंग आइलैंड। तो ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि कोकोस कीलिंग आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। तो दिस हैज बीन लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें हम मदद करेंगे। सैटेलाइट जब ऑर्बिट में जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन तभी पास कर पाते हैं जब ग्राउंड स्टेशन से, मतलब जो अर्थ पर जो ग्राउंड स्टेशन बने हुए हैं वहां से क्लियर व्यू आ रहा हो। अगर क्लियर व्यू नहीं आएगा तो इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती है।
और आपको मालूम है कि सैटेलाइट्स के लिए इंफॉर्मेशन का पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। अब गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन की जो फॉर्मल अनाउंसमेंट थी वो 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा हुई थी। द इनिशियल टारगेट वाज टू लॉन्च द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बिफोर द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2022, जो अगले साल आने वाला है, राइट। तो ये बोला गया था कि हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो लॉन्च कर देंगे 15 अगस्त 2022 से पहले पहले। The objective of the Gaganyaan program is to demonstrate the capability to send humans to low Earth orbit on board an Indian launch vehicle and bring them back to Earth safely. तो ये इनके कुछ टारगेट, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं। कह सकते हैं कि मैन्ड स्पेस मिशन है भारत का। अगर ये हो जाता है तो सबसे पहली बात तो एक साख बनेगी भारत की। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा विश्व के अंदर में जो इस तरीके के ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा और सक्सेसफुल भी बनाएगा। दूसरी बात, जो एमएसएमई है या जो अलग जो स्पेस सेक्टर में काम करती हैं इंडस्ट्रीज, उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अगर उनको काम मिलेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकेगी, राइट। तो ऐसा बताया जा रहा है कि गगनयान मिशन जो है अकेले 15,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। 13,000 ऑफ देम इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वुड नीड एन एडिशनल मैन पावर ऑफ 900। सो दीज आर सम रिलेटेड फैक्ट्स रिलेटेड टू द गगनयान। तो इनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कोकोस कीलिंग आइलैंड, ये आप जरूर याद रखना, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेस्ट राइट एक्ट पे। तो हाल फिलहाल जो है सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं, कम्युनिटी राइट सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं किन कम्युनिटीज को? तो एक तो गुज्जर बाकेर वाला कम्युनिटी थी, दूसरी गड्डी सिपी कम्युनिटी। ये कहाँ की कम्युनिटी है? ये कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर की। और इनको किस एक्ट के तहत दिए गए हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह? तो ये इनको दिए गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। ये एक्ट जम्मू कश्मीर में 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगा। 2019 से पहले कोई भी केंद्रीय कानून श्रीनगर में इंप्लीमेंट नहीं किए जाते थे, तो ये पहली बार ऐसा होगा। अब एफआरए पे हम बात करें तो एफआरए 2006 में ये एक्ट, ये कानून जो है वो पास किया गया था टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, जो लोग जंगलों में रहते हैं, राइट, जंगल में अपना जीवन बसर करते हैं, आदिवासी आप कह लीजिए, राइट। तो उन लोगों के मतलब उनको एक पहचान दी जा सके, उनको एक मान्यता दी जा सके, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें सबसे पहला आता है टाइटल राइट्स। टाइटल राइट्स मतलब एक तरीके से आपको ऑनरशिप दे दी गई है, राइट। उसके बाद आपका आता है इसमें यूज राइट्स। यूज राइट्स क्या होता है? टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टू ग्रेजिंग एरियाज, टू पास्टोरलिस्ट रूट्स, मतलब किन किन जगहों को आप यूज कर सकते हैं, अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड फाइनली आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि हो क्या रहा है, मान लीजिए कि ये कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज तो रहती हैं, इनको आदत है, लेकिन अगर आप और मैं बोले कि हम भी वहाँ चलते हैं, फिर हम ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, फिर हम वहाँ के जंगलों को काट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट पे बुरा असर डालता है। दैट्स वाई ये सारे कानून बने हुए हैं, फॉरेस्ट एक्ट से यहाँ पे बने हुए हैं। क्राइटेरिया क्या है इन सब चीज़ों के लेके? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 2 उसका क्लॉज सी ये कहता है टू क्वालिफाई एज अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब एंड बी एलिजिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स अंडर एफआरए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप और मैं जाके वहाँ पे ड्वेलिंग नहीं कर सकते, हम वहाँ पे जाके रह नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ कानून है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, राइट। तो उनके लिए 3 कंडीशन उन्होंने बनाए हैं कि जो भी एप्लीकेंट्स अगर इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास ये 3 कंडीशंस होने चाहिए। पहला, मस्ट बी अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द एरिया वेयर द राइट इज क्लेम्ड। जहाँ पे भी आप दावा कर रहे हैं अपने अधिकारों का, आपको उस वहाँ के जो जनजाति है उनसे आपको बिलोंग करना पड़ेगा। एंड प्राइमरीली रिसाइडेड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 दिसंबर 2005 से पहले आप जंगलों में ही रहते हो, ये आपको शो करना पड़ेगा। एंड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड्स फॉर बोनाफिडे लिवलीहुड नीड्स। दूसरा है फिर जो दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स अंडर एफआरए, उनको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। पहला कि वो उनकी लगभग जो 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी मतलब 75 साल या उससे पहले के, वो लोग जंगलों में रहते हो ऐसा शो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफिडे लिवलीहुड नीड्स। अब इसमें दिया कैसे जाता है कि क्षेत्रों को कैसे बांटा जाता है? तो विलेज लेवल पे जो लोकल बॉडीज होती हैं वो, और साथ ही साथ 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। अब जो 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनमें कौन कौन होते हैं? उनमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स होते हैं। तो 3 इसमें होते हैं, राइट। और लोकल बॉडी लेवल पे 3 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। और फिर वो कमेटी जो है ये सारे अपील्स वगैरह और सब कुछ सुनती है, देखती है, क्या क्या क्षेत्र हैं उनको आवंटित करती है, राइट। सो दिस इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। कब लॉन्च हुआ था ये वगैरह सब आपको ध्यान रखना है। और कम्युनिटीज के नाम आप जरूर याद रखिएगा। पहला क्या है? गुज्जर बाकेरवाल और गड्डी सीपी कम्युनिटीज। क्लियर? ये इन्फोग्राफिक आपके लिए है, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा कब ये हुआ था। बहुत बढ़िया इन्फोग्राफिक है, काफ़ी डिटेल इसमें जो है दी गई है।
नेक्स्ट है हमारे पास शून्य कैंपेन नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शून्य कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के साथ काम करते करते जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 में फाउंड की गई थी। अब इसमें जो डिलीवरीज की बात की जा रही है, जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, इसमें एक तो आपके आ गए इलेक्ट्रिक डिलीवरीज, ईवीज को प्रमोट करना वगैरह वगैरह। फिर आपका आ गया शून्य ब्रांड। अ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रांजिशनिंग टू ईवीज फॉर फाइनल मिल डिलीवरीज। फिर आपका आ गया ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। एन ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म विल शेयर द कैंपेन्स इम्पैक्ट थ्रू डेटा सच एज vehicle kilometers, electrified, carbon savings criteria, pollutant savings and other benefits from clean delivery vehicles। कुछ और इनिशिएटिव्स ईवीज को लेके किए गए हैं भारत के अंदर में, क्योंकि सरकार काफ़ी तेज़ी से इसको बूस्ट करने के में दिखाई दे रही है। 2030 तक का तो उन्होंने लिया ही हुआ है कि हम इंडियन मार्केट को ईवी के तौर पे पेनिट्रेट कर देंगे। तो कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं, हमने बार बार इसको अपने काफ़ी दूसरे सेशंस में भी डिस्कस किया है। सबसे पहला है आपके पास नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, NEMPP, 2013 में ये लाया गया था। इसका एम क्या था, टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। दूसरा था आपके पास फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। इसमें मतलब ईवीज को भी वही सब में मतलब यही चीज़ें हैं कि ईवीज को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके। हालांकि इसमें एक टारगेट ईयर भी ले लिया गया था कि 2030 तक हम पेनिट्रेट कर देंगे मार्केट। फिर नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, इन सब चीज़ों को लेके भी लॉन्च किया गया है। सो याद रखिएगा, शून्य कैंपेन बाय लॉन्च्ड बाय हुम, नीति आयोग, और इनके साथ कौन है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्टोरी है हमारी हाइबोडोंट शार्क। तो अभी हाल फिलहाल एक बहुत ही रेयर डिस्कवरी हुई है। एक दांत मिला है एक नई तरीके की प्रजाति का, और वो है हाइबोडोंट शार्क, जो कि जुरेसिक एज का है। ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, ये जैसलमेर से रिपोर्ट किया गया है। और जो रिसर्च टीम है उन्होंने जो नई स्पीसीज है उनका नाम क्या रखा है, उनका नाम रखा है स्ट्रोफोडस जैसलमेरेंसिस, राइट। स्ट्रोफोडस जैसलमेरेंसिस। The genus Strophodus has been identified for the first time from the Indian subcontinent and is the only third such record। इससे पहले कहाँ मिले गए हैं, जापान और थाईलैंड में ऐसी प्रजातियां, ऐसे मतलब टीथ वगैरह जुरेसिक एज के मिले गए हैं। उसके बाद भारत में ये मिले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है हाइबोडोंट शार्क को। द डिस्कवरी मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ जुरेसिक वर्टिब्रेट फॉसिल्स इन द जैसलमेर एंड इट ओपन्स अ न्यू विंडो फॉर फर्दर रिसर्च इन द डोमेन ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल्स। हाइबोडोंट शार्क की अगर हम बात करें तो जो जुरासिक एज का बताया जा रहा है, तो ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है शार्क्स का, जो कि बोथ मरीन एंड फ्लूवियल एनवायरनमेंट्स में उस वक्त था। और किस एज में था ये, ट्राइएसिक और अर्ली जुरासिक टाइम में। द स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन मरीन एनवायरनमेंट्स फ्रॉम द मिडल जुरासिक ऑनवर्ड्स अंटिल दे फॉर्म्ड अ रिलेटिवली माइनर कंपोनेंट ऑफ ओपन मरीन शार्क। हाइबोडोंट फाइनली बिकम एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस टाइम 65 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद ये विलुप्त हो गए, इनकी प्रजाति उसके बाद विलुप्त हो गई। तो यहाँ पे जो इनके जो टीथ मिले हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऐसे जो स्पीसीज है पहले कहाँ मिले हुए हैं, इस तरीके के जो चीज़ें मिली हैं जुरासिक एज की, वो जापान और थाईलैंड में मिले हैं, उसके बाद फिर भारत में। क्लियर। और हमारा आज का आखिरी नेशनल इंजीनियर्स डे। तो बीइंग एन इंजीनियर, मेरे को सभी जो जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सभी को बधाई। एवरी ईयर ऑन September 15 इंडिया अलॉन्ग विद श्रीलंका एंड तंजानिया क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल इंजीनियर्स डे। और किसको ऑनर किया जाता है, ग्रेट इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, राइट। दिस ईयर मार्क्स द 168th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ M विश्वेश्वरैया, हु वाज बोर्न ऑन 15 सितंबर 1861। 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कर्नाटका में। ये एक एक्सपर्ट थे इरिगेशन टेक्निक के, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट के, और सिविल इंजीनियर थे। और ये मैसूर में 19वें दीवान भी थे, 1912 से लेकर 1919 तक। 1915 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, और एज अ कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, और किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इनको नाइट की उपाधि दी थी। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम विद द हाईएस्ट ऑनर, भारत रत्न का भी इन्हें खिताब मिला हुआ है, 1955 में इन्हें मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी मेंबरशिप ऑफ लंडन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स फॉर एन अनब्रोकन 50 ईयर्स, राइट। और इनको मतलब ज़्यादातर कृष्णा राजा सागर डैम इसके लिए माना जाता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने किया था। और एक और चीज़ है, खड़क वासला रिजर्वर पुणे 1903, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है किस किस से रिलेटेड है।
15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे। क्लियर? चलिए, एमसीक्यूज का टाइम आ चुका है दोस्तों। पिछले सेशन में जो हमने एमसीक्यूज पूछा था उसके आंसर देने का समय आ गया है। हमने पूछा था गुज्जर बाकेरवाल ट्राइबल कम्युनिटी। आज तो पता चल ही गया होगा आपको कि ये कहाँ से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमने आज इस पे बात की थी। जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो पहला तो गलत हो गया। इट इज चेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, नो, फाइनेंस मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं इसे, राइट? सो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्फ्लेशन? अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसको फायदा होगा? तो ऑब्वियसली बात है, जो बोरोवर्स हैं, जो कर्जदार हैं, उनको फायदा होगा अगर महंगाई बढ़ गई तो। क्लियर? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, आइए खुद को एनरोल कीजिए सीएर बूस्टर प्रीमियम में। पावर ऑफ 10 एक्सीलेंट एडिटोरियल एनालिसिस विद डीप एंड रिच इनसाइट्स, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है। बुक स्टोर पे जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, अभी भी सोच में है कि कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, तो आइए ज्वाइन कीजिए। 1 ईयर स्पेशल कोविड पैकेज भी है। साथ ही साथ सिविल प्रिपरेशन पोर्टल भी आपके लिए बनाया गया है, सिविल्स तपस्या। इसमें आपको मिलेगा काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। रेगुलर अपडेट मिलेंगे करंट अफेयर्स के, द हिंदू का रेगुलर एनालिसिस विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स। साथ ही साथ यूपीएससी एग्जाम की जो काफ़ी सालों के जो एनालिसिस हैं, कैसा एग्जाम आ रहा है, जिससे आप देख सकें कि आपको तैयारी किस लेवल पे करनी चाहिए, और थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्लियर? तो इस पे आप ज़रूर अटेंड कीजिए, आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद करेंगी। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।